हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 365 डेज सीरीज चल रही है हमारी। एक और दिन में खुश आमदीद आपको भाईजान। आज मैं जा रहा हूँ दुनिया के एक ऐसे मुल्क में जो कि कुछ ही दिन पहले उसी के जेंजीज ने तबाह कर दिया था। वो ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों ने अपने ही लीडर को निकाल के बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये वही कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, करप्शन, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ की आवाम से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं यही देखने जा रहा हूँ कि आज थोड़ा ही टाइम हुआ इस चीज़ को, तो आज का वो कंट्री कैसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। मैंने बैग शेक पहन लिया है, हॉस्टल से चेकआउट कर दिया। ये मेरी फेवरेट जगह बैंकॉक की। यहाँ पे मैं अक्सर फ़ोटो लेता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। ये चेक करो, ये ना नहर टाइप सी है और ये पुल शुल बने हुए हैं। यहाँ पे मैं अक्सर फ़ोटो लेता हूँ, तो मेरी 2-3 फ़ोटोज़ तो आ गई हैं यहाँ की। हर साल जब भी मैं आता हूँ, मतलब 2 साल हो गए लगातार आते हुए, तो जब भी आता हूँ इस तरह की फ़ोटो तो आ ही जाती है। आगे से बस लेनी है और हमारी जो ये फ़्लाइट है वो है डॉन म्योंग एयरपोर्ट से। वही एयरपोर्ट जहाँ से हमने लास्ट ईयर वियतनाम की फ़्लाइट ली थी। आपको शायद याद हो कि नहीं, उस वक्त रात सुबह की फ़्लाइट थी, तो हम रात सारी एयरपोर्ट पे रहे थे, जागते रहे थे और वीडियो एडिटिंग करते रहे थे। अभी हमने उसी एयरपोर्ट पे जाना है। फटाफट पहुँचे, मैं लेट हो गया हूँ वाकई तकरीबन मुझे कोई 1.5-2 घंटे मेरे पास पहुँचने के लिए एयरपोर्ट पे, और 2 ही घंटे हैं ट्रेन फ़्लाइट के। तो फटाफट निकलते हैं इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए। ठीक है, लेट्स गो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगले साल आऊँ तो ये जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से तो नहीं हो पा रही। हाय, ये मेरा खाउसान याद आएगा। चलो, कभी ना कभी दोबारा मुलाकात हो ही जाएगी। Okay guys, so I just got my 2 new subscribers from France. I'm sorry, what's your name? Virginie and Stephanie. Stephanie. We are just taking a sharing taxi for going to airport and they are so nice. Thank you so much. It's very nice to meet you. Maybe I got 1 million subscribers, so I will count these 2 subscribers like 1 million 2 subscribers. Thank you so much. भाई जी, बस स्टॉप पे आ गया था। बस स्टॉप पे मैं वेट कर रहा था कि बस आके मिल जाए, लेकिन बस में टाइम था। पता नहीं क्यों बस जो है ना यहाँ से एयरपोर्ट की एक बस चलती है खाउसान से, और वो हर घंटे बाद एक निकलती है। बाकी बसें जो ट्रांसिट करनी पड़ती हैं, और तकरीबन 2-2.5 घंटे का एयरपोर्ट का फासला है और 2 ही घंटे रह गए। तो मैं बीच में सोच रहा, मैं जहन में आ रहा, मैंने कहा ये ऐसा कुछ करें कि कहीं से कोई शेयरिंग पे बंदे मिल जाएं जो कि टैक्सी ले लें। मतलब यहाँ पे से भी कोई बंदा अगर एयरपोर्ट जाना चाह रहा है तो उसके साथ मिल जाऊँ। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी, तो शायद पाकिस्तानी या इंडियन कोई सब खड़ा हुआ था। मैं उससे जाकर पूछा, मैं कहा आप भी एयरपोर्ट जा रहे हो? कहता हाँ मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कौन से वाले एयरपोर्ट? लेकिन वो दूसरे वाले एयरपोर्ट जा रहा था, सुवर्ण भूमि वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ। तो वहाँ पे तो मुझे नहीं जाना था। फिर ये पीछे मेरे देख 2 अंग्रेज़ हैं, ये आए मेरे पास, कहते आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये डॉन म्योंग। कहते हम भी इधर जा रहे हैं, तो अगर आप कहो तो हम शेयरिंग टैक्सी ले लें, तो हम किराया आधा कर लेंगे। मैंने कहा ये तो बेस्ट हो गया, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था। और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, अभी बता देता हूँ भाई। मैं रात को सोच के सोया था कि मैं बस पे ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैश नहीं है। What airline? एयरलाइन Asia, right? Yeah. Okay. तो मैं सोच के सोया था कि मुझे लाजमी बस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बस का किराया 50 बात, 50 बात, और 50 बात किराया जो बस का है वो ही मेरे पास कैश में पड़ा हुआ था। 3 सिक्के मेरे पास 10-10 वाले और एक 20 का नोट है। 50 बात मेरे पास कैश पड़े हुए थे, और वही मैंने आगे जो है क्या कहते हैं इसको, सोचा हुआ था कि 50 बात उसको दूंगा, वरना मैं अगर दोबारा ATM से पैसे निकलवाता। तो बताया मैंने कल भी आपको शायद व्लॉग में या पहले भी व्लॉग में बताया कि सिर्फ ATM से चाहे आप जितने निकलवाओ, चाहे आप 500 बात निकलवाओ, 1000 निकलवाओ, 20,000 निकलवाओ, आपके 250 बात टैक्स लगता ही लगता है। तो वो मैं नहीं चाहता था 250 बात बिला वजह किसी चक्कर में मैं खर्च कर दूं, ये तो मैं नहीं चाहता था। तो मैं सोच रहा था बस मिल जाए, बस नहीं मिली। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मैं नीचे आया तो मुझे फिर याद आया, मैं कहा ये मैंने तो हॉस्टल में डिपॉजिट भी किया वैसे 100 बात का, तो वो भी मुझे 100 बात का जो है वो डिपॉजिट मिला। तो मेरे पास 150 बात हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ 150 बात तक कोई टैक्सी मिल जाए, कोई बाइक मिल जाए। मैंने ऑनलाइन चेक किया था अपने हॉस्टल से, तो फेयर आ रहा था बाइक का तकरीबन 250 के करीब बात का जो है वो फेयर आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा महंगा है, क्या करूँ? मैं कहा बस से ही जाना पड़ेगा। बस के लिए वेट करते करते अब ये 3 लोग हो गए हैं ना हम, तो अब तकरीबन मेरा ख्याल है मेरे हिस्से में 120 या 125 बात आएंगे। तो मेरे लिए भी बिल्कुल स्मूथ चीज़ होगी, कैसे अल्लाह की तरफ से करनी हुई है। मैं कहा यार चलो अच्छा है, खुद ही चल के मेरे पास आएंगे, चलोगे आप? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो।
भाई साहब हम लोग टैक्सी से उतर गए, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अब इनका ये सीन है कि इन लोगों ने अपना 500 दिया उसको, उसके पास चेंज नहीं है तो वो चेंज ढूंढ रहा है। ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। चलो जी अब हम निकलते हैं, हम अपने डॉन म्योंग एयरपोर्ट पे आ गए हैं एक मरतबा फिर से। असल में जो सस्ती एयरलाइंस होती है ना, जो चीप फ्लाइट्स होती हैं वो यहीं से चलती हैं, देख रहे हो डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप भी जब बैंकॉक आओ और यहाँ से आपको अगर कहीं सस्ती फ्लाइट मिलती है, मिसाल के तौर पे मेरी इस दफ़ा लियोन एयर है मेरा ख्याल है, जिस पे मैंने बैंकॉक में इंडोनेशिया में सफ़र किया हुआ है, लेकिन वो थाई वालों की है। ये ना हर मुल्क ने अपनी कोलैबोरेशन में बनाई होती है, तो एक थाई लियोन एयर होगी, एक इंडोनेशियन लियोन एयर होगी, एक मलेशियन लियोन एयर होगी। तो मेरी इस दफ़ा जो है वो थाई लियोन एयर है, तो उस पर जाके चेकिंग करते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे। ये है हमारा, ओके वाओ, ये वही एयरपोर्ट, मुझे सब याद आ गया। चलो अभी चेक इन करता हूँ, किधर है, अच्छा उस तरफ सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि मुझे बोर्डिंग कार्ड्स संभालने होते हैं। अच्छा हो गया ना भाई साहब कि हमारे पास पैसे भी पूरे पूरे पैसे लग गए, मेरे पूरे पूरे पैसे लग गए टैक्सी पे। अभी मेरे पास सिर्फ इंडोनेशियन करेंसी में, सॉरी थाई करेंसी में मेरे ख्याल है 10 या 20 भात का के सिक्के पड़े होंगे बस, बाकी पूरे पूरे पैसे लग गए हमारे। मैं तो बड़ा हैरान हुआ यार, क्योंकि देखो कल तक मेरा ये स्टैंड था भाई मेरे पास पूरे पूरे 50 भात है, मैं खर्च नहीं कर सकता। मैं जो है मैं कार्ड टैप करूँगा जहाँ पे भी अगर मुझे कुछ खाना होगा या कुछ भी, तो मैं कैफ़े चुस्की पे भी जाता था अपने सैम भाई के पास, तो मैं कार्ड टैप करता था। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जो है कार्ड ही टैप करूँगा, लेकिन जो 50 भात बचे मैंने वो मेरे बस के लिए संभाल के रख लिए थे, लेकिन हमें बस नहीं मिली। और वो भी जब हमने होटल से चेकआउट किया हमारे पास 100 भात और आ गए, और जब 100 भात और 50 भात 150 भात हो गए, तो 150 भात का हमने टैक्सी करा ली शेयरिंग पे, वो भी हम 130 भात दिए मैंने, और हम उससे सुकून से आ गए। ये होती है भाई साहब अल्लाह की तरफ से जब होता है, आप ट्रैवल करते हो ना, मुसाफिर बंदों का अल्लाह वैसे ही बहुत ख्याल करता है भाई साहब। चलो अब चलें। ये भाई साहब 1150 खटमंडू SL20 78 टर्मिनल 1 78 काउंटर पे जाना है हमने। ये है भाई साहब थाई लियोन एयर, यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेपाल का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ये भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। देखता हूँ कि मैं पहली मरतबा किसी एयरपोर्ट से वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लेता हूँ। वैसे एक अराइवल कार्ड होता है, वो ऑनलाइन फिल करना होता है, वो मैंने कर लिया था, बाकी देखते हैं जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। भाई जी बोर्डिंग पास ले लिया हमने, अब चलते हैं अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं। भाई साहब इमिग्रेशन हो गई, कस्टम हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बैग फिर से चेक इन कर लिया, क्योंकि मैंने इस दफ़ा जब टिकट बुक कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था कि मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे के तकरीबन अपने पास कोई 15 किलो का चेक इन बैग करवा सकता था। मेरा बैग तकरीबन 16-17 किलो का था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी, प्यार करती थी मुझसे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी समझ जाओ। तो अब सीन ये है कि वो चली गई, बैग चला गया, चेक इन हो गया। मैं क्या बात कर रहा हूँ, बैग चेक इन हो गया, तो बैग चेक इन हो गया, लेकिन एक मसला आ गया। क्या कब मैं सुधरूंगा पता नहीं, हमेशा मेरे साथ ही मसला होता है, हमेशा तो खैर नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन होता है। अच्छा सीन ये हुआ कि जैसे बैग स्कैनिंग में डाला, तो मैंने आपको पता है ना पिछले दिनों पावर बैंक ख़रीदा था, नया पावर बैंक ख़रीदा था, तो जो पुराने वाला पावर बैंक था तो चल नहीं रहा था, वो मैंने बड़े बैग में डाल दिया। मैं कहा ये तो वैसे ही ख़राब है, इसकी तो ज़रूरत ही, मतलब ये क्यों स्कैनिंग में आएगा जब हो ही ख़राब गया है तो। लेकिन भाई साहब वो आया स्कैनिंग में, वो स्कैनिंग में आया, और उन्होंने कहा कि आपके पास पावर बैंक है इस बैग में। मैंने कहा हाँ मेरे, लेकिन वो तो ख़राब हुआ हुआ है। कहते नहीं फिर भी आप ना उसको निकाल के कैरी कर लो। अब वो मैंने अंदर करके रखा हुआ था, आपको पता है मेरा बैग, मैंने पूरा बैग खोला, बैग से सारी चीज़ें निकाली, वो पावर बैंक निकाला। अच्छा मज़े की बात, पावर बैंक निकाला, साथ में मैंने ड्रोन वाला बैग था, ड्रोन वाला बैग भी मैंने निकाला। तो मेरे से उसने पूछा, जो वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था सिक्योरिटी वाला, कहता ये किस चीज़ का है? मैं कहा ये ड्रोन है। कहता इसके अंदर भी बैटरी है। मैंने कहा इसकी भी बैटरीज होती हैं, लेकिन ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ ड्रोन की बैटरीज, मतलब कभी मसला नहीं हुआ, हमेशा ड्रोन मेरा इसमें रहा है बैटरी समेत, और ये ट्रैवल में चलता रहा है। कहता नहीं ये भी आपको साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार, अब उसने ड्रोन की बैटरीज भी अलग से जो है ना वो मैंने अपने इस बैग में डाल ली हैं, और साथ में जो मेरा दूसरा पावर बैंक है पुराना वो भी इसमें, हालांकि मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने पता नहीं क्यों रख लिया, मुझे वहीं पे ही फेंक देना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी भी अजीब हरकतें कि मैं अपने पास रखा हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे अपना गेट नंबर है, गेट नंबर क्या है, गेट नंबर क्या है, 3 था शायद, हाँ गेट नंबर 3 है। वो आगे जो है ना गेट नंबर 1 से 6 जो है वो नीचे है,
तो हम गेट पे चलते हैं। कुछ खाने पीने का भी दिल कर रहा है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी लेके सब कुछ सुकून से टाइमली यहाँ पहुँच गए। और हम जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री को विज़िट करने जिस कंट्री में तूफ़ान बरपा हुआ है। ये आगे भाई साहब, चलो नीचे, यहाँ से फिर नीचे जाएंगे। और जो मैंने पहली मरतबा इस एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली थी वियतनाम की, वो भी यहीं से थी। ऐसे ही मैं रात के वक्त नीचे गया था, वहाँ से नीचे गया था तो नीचे काफ़ी सारे गेट्स बने हुए थे नीचे, तो क्योंकि वो वहाँ से ना या बस से लेके जाते हैं या फिर पैदल लेके जाते हैं। सस्ती एयरलाइंस का भाई ये थोड़ा सा होता है, या को पैदल चलाते हैं या फिर थोड़ा बहुत बस वगैरह सीढ़ी वगैरह लगाते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है भाई साहब जगह, और वो है गेट नंबर 3, तो वहाँ जाना है हमने। अभी हम यहाँ से वहाँ जाके बैठ जाते हैं। चलो भाई जी, बोर्डिंग करते हैं। खाया पिया मैंने कुछ भी नहीं है, महंगा ही बहुत है। कहते कार्ड नहीं चलेगा, कार्ड चलेगा सिर्फ मिनिमम 300 पे, 400-500 बात पे, 100 बात पे। चलो भाई साहब, बस के अंदर थाई लियोन एयर की बस, हम चलते हैं। अच्छा, इन बसों में ना बैठने की जगह बिल्कुल पीछे की तरफ होती है, लेकिन मैं नहीं बैठ रहा, मैं इधर खड़ा होगा। भाई ये वाला टाइम कब आएगा अपना इसका प्राइवेट जहाज़ में। ये आ गया भाई साहब थाई लियोन एयर। चलो जी, यहाँ से हम चेकिंग करेंगे। ये है जी थाई लियोन एयर। चलते हैं अंदर, चल के बोर्डिंग करते हैं। भाई मेरी ना विंडो सीट थी, मैं अपनी सीट पे नहीं बैठा, तो मैंने दूर से देखा वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ बैठी थी विंडो सीट पे भी। तो मैंने पहले दूर से कह दिया, मैं कि ये मेरी विंडो सीट है, मुझे लग रहा है वो सामने मेरी सीट पे बैठी हुई है। कहती अच्छा 1 मिनट, आप ना यहीं पे साइड पे बैठ जाओ, मैं अभी इनको उठाती हूँ, फिर आप उधर बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब उसको उठाएगी, बुरा लगेगा, बहरहाल कोई बात नहीं भाई, बादल इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भाई साहब कि बहुत ठंड होगी नेपाल में, और पहाड़ी इलाका होगा सारा, आपको पता है नेपाल माउंट एवरेस्ट ये वो, तो जरा देखें यार, नज़ारे करेंगे। भाई आके बैठ गया अपनी सीट पे, अपनी सीट पे दोबारा आके बैठ गया। अब मेरे साथ यहाँ पे 2 लेडीज़ ऐसे, जब उनको उठा रहे थे ना तो थोड़ा सा उनका मुँह बन गया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर मैंने भी पैसे खा रहे हैं यार, मेरा भी बनता है। मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे हर वक्त बारिशें हैं, यहाँ पे गर्मी, कभी सर्दी का तस्वुर ही नहीं हुआ। इस दफ़ा मैं पहले भी करता कि मैंने पाकिस्तान की सारी सर्दियाँ मिस कर दी इस वक्त, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ नेपाल, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे सर्दी होने वाली है। मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं, वहाँ जाके सबसे पहले तो मुझे गर्म कपड़े देने और जैकेट लेनी है। चलो जी, पुश बैक हो गया, निकलते हैं अपने कंट्री नंबर 10 की तरफ। ये 5 है, 5, 10। ये कितना प्यारा जहाज़ है, कितना प्यारा जहाज़ है भाई साहब। अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं, लेट्स टेक ऑफ। भाई साहब इस वक्त हम ढाका के ऊपर से गुज़र के तकरीबन इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये पहली मरतबा है शायद कि मैं इंडिया के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा आएगा इंडिया का, उसके ऊपर से फ्लाई करते हुए हम नेपाल में जाएंगे। और आपको यहाँ से मैं कैमरे पे कोशिश कर रहा हूँ दिख जाए, लेकिन दिख नहीं रहा। इतने बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, मुझे तो लग रहा है शायद माउंट एवरेस्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत दूर सारी अब रेंज आ जाएगी काराकोरम की, हिमालयाज़ की, और ये सारे अभी हमें साथ साथ नज़र आना शुरू हो गए। तो इतना शानदार नज़ारा मिल रहा है कि क्या ही बात है।
पर इन्होंने खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। भूख बहुत लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है। मैंने इनसे पूछा था बुला के, मैंने कहा आप थाई बात के अलावा कोई और प्राइस किसी और करेंसी में ले लेते हो? मेरे पास इंडोनेशियन रुपया भी पड़ा हुआ है, मेरे पास मलेशियन रिंगिट भी पड़े हुए हैं, कंबोडियन रियल भी हैं, डॉलर्स भी हैं। कहती नहीं हम सिर्फ थाई बात में करते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है रहने दो भाई, क्या कर सकते हैं। पर तो आप बस पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल है 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। वो जो पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए ना, वो इतना प्यारा मंजर लग रहा है। सब अब हम लैंड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। और इतना खूबसूरत मंजर, बर्फाले पहाड़, इनमें से कोई एक शायद माउंट एवरेस्ट भी होगा, मुझे ठीक से देखना पड़ेगा। और इस वक्त बादलों की एक लहर है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और पहाड़ी सिलसिला चेक करो। बादलों की एक लहर है और पहाड़ी सिलसिला चेक करो किस तरह का शानदार है। और अगर बात की जाए पहाड़ी उसकी, जो कि बर्फ वाले हैं, वो आपको दूर नज़र आ रहे होंगे। भाई साहब चेक करो ज़रा, भाई लैंडिंग चेक करो, कितना शानदार घर बने हुए कलरफुल से, बहुत ही शानदार कलरफुल से घर और पहाड़ी एरिया फुल। शायद ये पहली मरतबा है कि मैं किसी पहाड़ी एरिया के अंदर इस तरह से लैंड कर रहा हूँ। शुरू में खौफ भी आ रहा था, ये हमारा शायद रनवे शुरू हो गया। हाँ अब हम लैंड करने के लिए तैयार हैं। डिपार्चर कितना पुराना है सब भाई साहब, कितनी पुरानी जगह पे आ गया हूँ मैं। हिमालयन एयरलाइंस, एयर इंडिया का जहाज़ खड़ा हुआ है। हिमालयन एयरलाइन। आज लगता है हम उतरेंगे भी सीढ़ियों से। भाई एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हुआ है इस तरह की फ़्लाइट का। इतनी खूबसूरत भी थी, खौफनाक भी थी, पहाड़ और लैंडिंग भी बिल्कुल अचानक हुई, और जो कलरफुल घर नज़र आए। और यहाँ पे आके बहुत ही पुराना सा एयरपोर्ट है बिल्कुल। ये देखो बिला वजह खड़े हो गए, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी खड़े होने की, बिला वजह खड़े हो गए। इन लोगों का मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्यों बिला वजह खड़े हो जाते हैं, लेकिन चलो बस हम भी बस रास्ता बाहर निकलते हैं। भाई सब चलते हैं हम भी बाहर अब। नेपाल एयरलाइंस, ये देखो सीढ़ियाँ लगी हैं आजकल, मतलब शाबाश। ठंडा हो गया जहाज़ भी, ठंड लग रही है भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो मुझे ठंड लग रही है।
मैं बाहर निकला हूँ तो ठंडा ठंडा सा माहौल है। मुझे नहीं पता यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, मैं भी चेक। ओए ठंडी, ओए ठंड, ओए ठंड, ओए ठंड। वेलकम टू माय कंट्री नंबर 10। जी हाँ, और ये है मेरा लियोन है। यहाँ से बस में बैठेंगे और चलेंगे हम जहाँ भी ले जाए हमें, वहाँ जाके हमने वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे और फिर उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। ठंड है भाई साहब यहाँ पे। सब लोगों ने जो है जैकेटें वगैरह निकाल ली हैं, पहनना शुरू कर दिया। मेरे पास जैकेट ही नहीं है, तो सबसे पहले कुछ लेनी पड़ेगी जैकेट यहाँ पे, कोई गर्म कपड़े, क्योंकि यहाँ पे वो बुद्धा एयर का जहाज़ आया है। वो देखो बुद्धा एयर का जहाज़ आया है। बुद्धा एयर का जहाज़ उस कंट्री का है, मेरा ख्याल है। इसके साथ एक और कंट्री है भूटान, उस कंट्री का शायद होगा। बाकी चलो मुझे जैकेट लेनी पड़ेगी भाई, सर्दी है यहाँ पे, सर्दी फील होना शुरू हो गई है। तो बाकी बिल्कुल ऐसे जैसे अचानक से जैसे कराची के बंदे को उठा के आप ले जाओ स्कर्दी ले जाओ या दिल्ली बल्तिस्तान ले जाओ, वैसे ही जाने से मुझे फीलिंग आना शुरू हो गई है। और ये तो है भी बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के पास। भाई साहब छोटा सा एयरपोर्ट है। चलो जी, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा है जी। ऑन अराइवल वीज़ा टप्पे ठुप्पे लग गए हमारे। अब हम चल रहे हैं बाहर। बाहर जाके आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन में कितना स्मूथ प्रोसेस हुआ है। ये है भाई साहब एग्जिट, यहाँ से करेंगे। देखो इस वजह से जो है ना, मैं बैग चेक इन नहीं करवाता। अभी बैग का इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। जब जाके बैग आया तो जब जाके मैं बैग लूँ और फिर निकलूँ, वरना मेरा सब कुछ हो गया, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। लेकिन नहीं, इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरी आएगी बेल्ट नंबर 3 पे। मैं बेल्ट नंबर 3 के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ। एयरपोर्ट जो है ना, वो कराची वाले एयरपोर्ट से जैसा है, यहाँ के कराची एयरपोर्ट से भी गया गुजरा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एयरपोर्ट जो है ना यहाँ का बिल्कुल कराची एयरपोर्ट जैसा या उससे कम है। बेल्ट भी बंद हो गई, अभी बेल्ट चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, बेल्ट बंद हो गई है। चल गई भाई, चल गई बेल्ट, चल गई। बैग आना शुरू हो गया, पता नहीं हमारा बैग कब आएगा। और देखो कुत्तों से जो है ना सुंघवा रहे बैग। ये यहाँ पे आजकल सिक्योरिटी चल रही है सारी। आ गया भाई साहब, जल्दी आ गया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। आजा भैया, आजा आजा आजा। चलो जी, हमारा बैग हो गया रेडी, अब निकलते हैं। भाई एटीएम भी इधर ही है, देख रहे हो। एटीएम से निकलवा लेते हैं पैसे कुछ। अब कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल एम बैंक या एनएमबी बैंक? चलो ये ट्राई करते हैं। दोनों जगह से पैसे नहीं निकले। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है। यहाँ से तो पैसे नहीं निकले, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो भाई साहब हम आ गए हैं बाहर। बाहर नहीं आए, मतलब कि अभी हमने सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस कर ली है। भाई सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा पहला इंप्रेशन इमिग्रेशन वगैरह, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है। तो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल वाला स्मूथ प्रोसेस, कोई टेंशन नहीं। आने से पहले मैंने एक इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन वीज़ा फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, वो मैंने फिल कर दिया था। वीज़ा ऑन अराइवल का मेरे ख्याल है वो हर सिटीजनशिप के लिए होता है, हर पासपोर्ट होल्डर के लिए होता है। वो मैंने अप्लाई कर दिया था। जब मैंने वो अप्लाई किया तो उसके बाद एक पेज सा आ गया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो वो दिखाना होता है, या तो हार्ड कॉपी ले आओ या सॉफ्ट कॉपी ले आओ। हार्ड कॉपी से भाग का भाई चलता रही, भाग का भाई अब प्रो हो चुका है, तो वैसे सॉफ्ट कॉपी से चलता हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो जैसे ही मैं वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे पहुंचा, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। उसने मुझसे पूछा वो वीज़ा लिया, और मैंने कहा हाँ। मैंने उसको दिखाया, उसने देख के बस ठप्पा लगाया, कहता जाओ। इवन के उसने ये भी नहीं पूछा कोई रिटर्न टिकट दिखाओ, कोई इतने दिन यहाँ स्टे करोगे, मुझे होटल बुकिंग दिखाओ, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मुल्क भी स्ट्रगल कर रहा है। आपने देखा है छोटा सा एयरपोर्ट है पहाड़ों में छुपा हुआ छोटा सा ये मुल्क है। और यहाँ पे जो ये लोग रह रहे हैं उस तरह से, और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बेचारे चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म है, तो ज़्यादा लोगों को तंग भी नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लोग भी बहुत अच्छे नेपाल के। तो अभी मुझे एटीएम ट्राई करना है। एक और एटीएम आया है, और एटीएम ट्राई करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और भी कुछ बातें इसके बारे में। भाई साहब ये है कुछ नेपाल की करेंसी। ये वाला जो एटीएम है ना, ये चल गया था, ऊपर वाला एटीएम नहीं चल रहा था। लेकिन अभी देखो ये इस तरह की कुछ करेंसी, इसको शेर बना हुआ, कितना मज़े का लग रहा है।
वाह 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 वाह, मैंने 5,000 निकलवा लिए। पता नहीं पहले मैं शायद 10,000 निकलवा रहा था इसलिए नहीं निकल रहे थे, लेकिन 5,000 निकलवाए हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 10,000। नेपाल की जो करेंसी है पाकिस्तान के हिसाब से वो समझ लो डबल है। पाकिस्तान का 1 रुपया तो नेपाल के नेपाल का 1 रुपया तो पाकिस्तान के 2 रुपये। तो इस हिसाब से मैंने 5,000 निकलवाया तो समझ लो पाकिस्तान के 10,000 रुपये। अंदर से जो मैंने आपको दिखाया था कि कराची जैसा लग रहा था कि बाहर से थोड़ा सा प्यारा बना हुआ है, और दूसरा ये कि बाहर में निकलो मुझे ठंड लग रही है भाई साहब, ठंडी लग रही है। मैं इस सर्दी के लिए, इस हवा के लिए तरस गया था कि मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान में ठंड नहीं देखी, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ। और मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे इलाके से आया हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि ठंड के तस्वुर नहीं है जैसे इलाकों से। मैं पिछले 4-5 महीने से उन्हीं इलाकों में घूम रहा हूँ, और अचानक से मैं ऐसे इलाके में आ गया हूँ जहाँ पे भाई साहब ठंड है। इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हो रहा है। रात को पता नहीं कब जाएगा, कितना जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, नेपाल जो है भाई साहब, ये तकरीबन मेरा ख्याल है, नो थैंक यू भाई साहब, ये जगह मिली है यहाँ पे। मैं कैन आई सिट देयर? ओके, ये मैंने टैक्सी करवा ली। चलो जी भाई साहब, ये मेहरान है। अरे मेहरान में बैठ रहा हूँ इतने टाइम बाद। अरे भाई साहब, मेहरान में बैठा हूँ इतने टाइम बाद। अच्छा, मैं आपको बताऊँ अब यहाँ पे कि अंदर से जब मैं टैक्सी करवा था तो मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। तो मुझे तकरीबन कह रहे थे कि भाई मतलब कि 800-900 हज़ार इस तरह से मुझे वो कह रहे थे, जो कि मैं नहीं देना चाह रहा था। तो मैं वैसे थोड़ा सा बाहर निकला, तो बाहर अभी मैं निकला ही था, मेरा प्लान था कि थोड़ा सा पैदल चलूँगा, थोड़ा सा मुल्क को बारे में देखूँगा। लेकिन उसके बाद ये भाई आ गए, इन्होंने आके कहा कि चलो मैं आपको ले जाता हूँ। बार्गेनिंग की थोड़ी सी, तो तकरीबन 400 तक ये मान गए। ठीक है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Good, you very good. I'm good. Thank you so much. You're local Nepali? Me? Yeah. Yes. Ah, it's good. I have many Nepali friends I met them in Malaysia. You go the Tamil bus possible. You the one bus no possible. Oh, 3 bus. 3 बस। Yeah. या आई नो अबाउट। कह रहा है कि अगर आपने पैदल निकलते जैसे मैंने पहले सोचा था, तो मुझे पता था कि 2 या 3 बसेज आपको ट्रांजिट करनी पड़नी थी। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि जो चलती है ना बसें, वो ऑनलाइन गूगल मैप्स वगैरह पे शो नहीं होती। तो आपका तुक्का ये लग गया तो लग गया, वरना बैंकॉक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में तो हम ऐसे देख लेते थे ऑनलाइन कि यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन सी बस जाएगी। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। आई एम यूट्यूबर। I know. Yeah, you know. This one the online system is Kathmandu. Yeah. You know Pathau? Pathau? Yeah, Pathau. Yeah. Potohar. Pathau. What's your name? My name Nimraj. Nimraj. Yes. Ah, my name is Faizan. Huh? Faizan. Faizan. Yeah. Nice to meet you. Thank you. भाई साहब, In Nepal coming first time? फर्स्ट टाइम, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन नेपाल। चेक करो कहाँ पे गाड़ी लिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे नेपाल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। भाई साहब, नेपाल जो है, अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 30 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन। और इसका जो एरिया है ना, ये बिल्कुल तीनों तरफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ से चाइना के तिब्बत वाले एरिया से लगता है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो यहाँ पर है। कराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज जो भी कह लो, वो सारी यहाँ पर हैं। साथ ही चाइना भी है, साथ ही पाकिस्तान भी है। मैं इस वक्त यूँ समझ लो कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि बीच में थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंडिया का आता है, जिसको चिकन नेक भी कह सकते हैं, जिसको ये भी कह सकते हैं कि चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लद्दाख वगैरह का, इस तरह की भी चीज़ें वहाँ पे हैं। और दूसरी बात ये जो नेपाल कंट्री है, ये यहाँ पे आपको जंगल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको रिवर्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे, और इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साइज़ पता है कितना है? इसका साइज़ की अगर बात की जाए तो अपना जो KPK है ना, KPK उस जितना है, मतलब कि पाकिस्तान का जो सूबा KPK है उस जितना ये पूरा मुल्क है, जहाँ पे 30 मिलियन, मतलब कि 30 मिलियन का मतलब ये तकरीबन 3 करोड़ की आबादी रहती है। ये तो ब्रिज आया है, ये देखो मेरे भाई के पास ही मेहरान है नवाबशाह में, तो मुझे याद आ गई कि मेहरान, दिस इज मेहरान राइट? कार, दिस कार इज मेहरान। मारुति या यहाँ पे मारुति कहते हैं इसको, मारुति मेहरान। इन पाकिस्तान सेम नेम मेहरान। मेहरान, या same car, just a little bit different, like a little bit, my brother have same car like this, yeah, थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब ये डैशबोर्ड चेंज हो गया, ये चीज़ें चेंज होगी, लेकिन वैसे मेहरान ही है आपकी।
अब यहाँ पे जो है मारुति कहते हैं। और अच्छा जैकेट्स वगैरह भी नजर आना शुरू हो गई हैं, ये तो लेनी है, वैसे ठंड से मर जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो है तकरीबन 60-70% जो है सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू रिलीजन को जो है फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बुद्धिज़्म, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मुस्लिम तकरीबन 3-4% आपको मिलेंगे, और उसके बाद जाके जो है वो कुछ क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक वगैरह इस तरह के जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे फॉलो करने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल हैं, मतलब कि जहाँ तक मैं अब तक सुन पाया हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देख चुका हूँ एयरपोर्ट से यहाँ तक, या फिर जिस तरह का भी मैं एक एटमॉस्फेयर की बात करूं तो ये एक हम्बल एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई साहब बुलेट जा रही है आगे, बुलेट चेक करो, है स्वैग है लड़के का। दोस्तों एक चीज़ जो है जेंजी की जो ये भी एवोल्यूशन वगैरह आया था उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराओ के सब कुछ किया, लेकिन अगले ही दिन जब सब कुछ मतलब कि उनके अपना एक माइंडसेट कंप्लीट हो गया कि अपनी सेटिस्फेक्शन होगी, उन सब ने मिलके नेपाल के काठमांडू को भी और भी काफ़ी सिटीज़ को साफ़ करना शुरू किया कि हमने जलाया है, जो हमने ख़राब किया है, अब हम इसको खुद ही साफ़ करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये एक जो चीज़ थी ना, ये सबसे बेस्ट थी। देखो कितना मतलब कि ये भी साफ ही लग रहा है, इतना सब लग ही नहीं रहा जैसे जो अभी ये कोई तोड़ फोड़ हुई है या कुछ हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन से हाई है ये कंट्री। मैंने आपको बताया था कंबोडिया से मेरी इतनी खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा भी नहीं था। नेपाल से मेरी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना ज़्यादा मुझे क्लीन मतलब क्लीन से बात ये कि फ़िलहाल तो मैं मेन रोड पर हूँ, मज़ीद क्लीन की बातें जब गलियों में जाएंगे तब करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं यहाँ पे घूमूँ तो मैं जो सामने देख रहा हूँ ना विजुअल्स, ये मुझे बहुत ही एक अलग और फैसिनेट कर रहे हैं। जैसे किसी भी एक आम शहर जैसे अपना लाहौर हो गया या इस तरह की सिटीज़ हो गए, उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। इवन कि जब मैं अभी एयरपोर्ट पर उतरा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार उसको छोटा मोटा सा ही होगा, लेकिन नहीं भाई, बड़ा शहर है काठमांडू, एक बड़ा शहर है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, नेपाल दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसका झंडे में 2 रेक्टेंगल्स आते हैं। जी हाँ, और इसका जो झंडा है वो भी रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज़्म को और हिंदुज़म को। अच्छा, अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदूज़ पाए जाते हैं, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर बुद्धा जी की जो है वो मूर्त थी। किसी हद तक कहा जा सकता है कि दोनों रिलीजन आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, नेपाल वो कंट्री है जहाँ पे गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी, तो इसको इस हिसाब से भी बहुत अफजल माना जाता है कि ये वो कंट्री है जहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी। तो और उस वक्त में तो खैर नेपाल इंडिया ये सारी चीज़ें बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती थी, तो बुद्धा जी जब ट्रैवल करके इंडिया में गए, फिर वहाँ से आगे उन्होंने ट्रैवल किया, तो वो सारी चीज़ें कहानी वगैरह जो है वो मैं सारी आपको बताऊँगा बाद में जाके। ये देखो यहाँ पे आज भी इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल होती है। So in 24 hours, like everything finish in here? No, only 24 hours. Or just 24 hours? Yes. Every police station and finish. government buildings, everything Yeah, finished. Yes. And after that, like people come and work together. Yes. Now all good. You know, government, this stuff, public go and you know the helicopter? Yeah, helicopter. Go down. कह रहा है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है ना इनके कुछ नेता जो है, इनके नेता से मतलब जो सियासतदान है वो बैठ के उड़ गए थे, और कुछ क्रैश भी हुए थे हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पे। What was the main reason? What was the main reason like things happened like this? Why people fire police station and everything? Why? This public. Public, yeah. Yes. Why? They hate government? No, only public. Public and this you know Nepali army? Yeah, Nepali army. This Nepali army very good. Nepali army very good. Yes. Okay, so people support Nepali army. Yes. Okay, and the politicians, people hate politicians. Yes. Nepali army no good. Many people finish. Okay. Yes, this is very good Nepali army. That's good. कह रहे हैं नेपाली की जो आर्मी है ना, मतलब कि वो बहुत अच्छी है, अगर वो अच्छी ना होती ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाता, लेकिन नेपाल की आर्मी ने यहाँ की पब्लिक का साथ दिया, या पब्लिक ने आर्मी का साथ दिया, सो पब्लिक एंड आर्मी नाउ टुगेदर।
you know, army, this the public very. या दिस वन गुड। Yeah, good. मतलब कि आर्मी में और मतलब कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट और इनकी जो पब्लिक है, इनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज चल रहे हैं फिलहाल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में फिलहाल नाउ पीस एवरीवेयर, राइट नाउ एवरीथिंग इज गुड। This the इसलिए police station, government house, government office, Yeah. the army very good. वेरी गुड। कह रहा है हर वो बिल्डिंग जो पहले जला दी गई थी, हर वो बिल्डिंग जो पहले तबाह कर दी गई थी, उसको दोबारा से ठीक कर दिया गया है। और किसने किया है? यहीं के लोगों ने। मतलब कि एक अच्छा पॉइंट मुझे मिला है भाई साहब की बात सुनो। आपने अपना एक एहतजाज किया, अपने आप को ज़ाहिर कराया और आपको इस हद तक जाना पड़ा कि आपने जलाओ घिराव किया, आपने मारपीट किया, आपने जलाया सब कुछ, लेकिन फिर बाद में आपके साथ आपका मुल्क है, आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने यहाँ पैदा होना है, उसके बच्चों ने यहाँ पर गुजारना है, तो उन्होंने सब ने मिलकर उसको साफ़ किया और अब जो है हर चीज़ जो है वो बेहतर हो गई है। और अब जो है नेपाल एक नई रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। और अब जो है बता रहा है कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेडीज़ है। व्हाट वाज द नेम? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है वो वहाँ की लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर है और वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा काम पे काम करा रही है। जब आवाम खुश है तो फिर क्या चाहिए भाई साहब, हम कौन होते हैं बोलने वाले। और मैं आपको बता रहा था इंडिया यहाँ की ज़ुबान का सीन ये है कि क्योंकि इंडिया से आपको पता है, इंडिया में फिल्मों में जब मैं देखता हूँ खासतौर पे मिर्ज़ापुर में या और इस तरह की जो फिल्में, बिहार का बड़ा जिक्र होता है, बिहार का इलाका। फिर वहाँ से वो मिर्ज़ापुर में भी है कि बॉर्डर क्रॉस करना है, बॉर्डर क्रॉस करना है, तो बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल ही आते हैं। क्योंकि ये वाला जो नेपाल का एरिया है, ये बिहार का जो एरिया है, कलकत्ता बिहार इस साइड पर जो तकरीबन नॉर्थ इंडिया पड़ता है, उस साइड पर ही तकरीबन साथ साथ ही है। तो ये भी है भाई सब सीन। दिस लैंग्वेज इज़ हिंदी, This is Nepali. दिस इज़ नेपाली, Yes. सेम लाइक हिंदी। Yeah, Saza Yatyat. साजा यातियात। Saza Yatyat. So Nepali and Hindi is a little bit different. Little bit different. Little bit different. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी अरबिक और उर्दू है ना, उस तरह से शायद ये नेपाली और हिंदी है। वर्डिंग मुझे वैसी लग रही है, लेकिन ये नेपाली लैंग्वेज है। और आप ये नोट करो कि यहाँ पे भी जो है राइट हैंड ड्राइव है, क्योंकि आपको इस बात का तो आइडिया होगा ही कि यहाँ पे भी किसी फ्रेंच कॉलोनी ने, किसी भी कॉलोनियल निज़ाम ने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि उसको इन्वेट करना बड़ा मुश्किल काम था भाई साहब। एक तो पहाड़ी इलाका और फिर दूसरा से इनकी भी स्मार्ट डिप्लोमेसी के इन्होंने भी कहा कि बस चलते रहते हैं। तो वैसे भी ब्रिटिश का ज़्यादा जोर था इंडिया की तरफ, जो साउथ वाला इंडिया है, क्योंकि वहाँ से सी के थ्रू ट्रेड कर सकते थे, या फिर ईस्ट की तरफ से पाकिस्तान वाली साइड से ईरान के थ्रू ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे आगे पहाड़ थे इतने बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या यहाँ पे करना था, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी कॉलोनियल रूल का इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ये भी उन चंद कंट्रीज़ में से एक है, जैसे कि थाईलैंड था। वैसे हम और भी विज़िट करते जाएंगे, मैं आपको और भी बताता जाऊँगा। दिस टैक्सी 50 प्राइस ऑफ द कार 50 lakhs Yes, 50 नेपाली rupees. नेपाली रुपीज़ 50 lakhs। एंड हाउ अबाउट दिस कार? 20 lakh. दिस इज़ 20 lakh, 20 lakh. 20 लाख न्यू। No, now. नाउ दिस इज़ 20 lakh नेपाली। यार ये तो बड़ी महंगी है, इट्स एक्सपेंसिव एक्चुअली। इन पाकिस्तान दिस राइड मे बी नेपाली 3 lakh 4 lakh मे बी 2 lakh, बट एक्सपेंसिव इन हेयर। ये देख रहे हो यहाँ पे, This one. या जस्ट गो इन देयर। वैसे भी ये मेहरान गाड़ी कह रहा है इस वक्त यहाँ पे नेपाली 20 लाख, मतलब पाकिस्तानी 40 लाख रुपए की ये मेहरान गाड़ी है इस वक्त। नहीं भी नहीं, ये भी ठीक है यार, मैंने कहा ये थोड़ा सा महंगा है। चलो जी भाई साहब हम पहुँच गए। ये हमारी मेहरान मारुति सुजुकी। चलो ये हमारा हॉस्टल, शायद ओएसिस काठमांडू होटल। अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। अरे भाई ये वाला अपना होटल नहीं है, ये वाला नहीं है, ये है ओएसिस काठमांडू होटल। हमारा है ओएसिस काठमांडू हॉस्टल, HOSTEL। वो थोड़ा सा यहाँ से अलग है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही एक हॉस्टल है, क्योंकि ये सारा एरिया उसी तरह का जिस तरह पहले हमें मिलता है। मैंने पासपोर्ट भी निकाल लिया, मैंने सब कुछ उसको दिया। उसने कहा यार मेरे पास आपकी बुकिंग शो क्यों नहीं हो रही? तो मैंने कहा पता नहीं, चेक करें। फिर मैंने वहाँ पे उनके पास वाईफाई करके, आप वाईफाई कनेक्ट करके मुझे ज़रा दिखाओ। मैंने वाईफाई कनेक्ट करके उसको दिखाया, तो उसने कहा ओहो लगता है आप गलत जगह पे आ गए हो। मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है, पूरा नाम पढ़ कर आया हूँ मैं, पूरा लोकेशन के साथ आया हूँ मैं। कहता नहीं आप गलत जगह पर आ गए हो, आपको जो वहाँ यहाँ नहीं जाना वहाँ जाना है, नाम सेम है बस एस का डिफरेंट है। तो इस तरह का सीन है। मैं कहा चल जो भी, बहरहाल अभी मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक मॉल में से गुजर के जा रहा हूँ फिर से भाई साहब। ये है भाई साहब रास्ता बाहर का, अरे ये बस बाहर का रास्ता है शायद।
यार क्या शानदार मॉल है भाई साहब, क्या शानदार माहौल है, चेक करो आप। वाह वाह वाह, पूरा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है प्यारा सा। जाना कहाँ से है, वहाँ से शायद। हाँ आ गया हूँ, बड़ी प्यारी सी जगह है यार, बड़ा प्यारा सा सीन लग रहा है। अच्छे मुझे वाइब्स आ रही हैं इस जगह से। हर बंदे ने जैकेट पहनी हुई है, मैं अलग सलमान खान बनकर घूम रहा हूँ यहाँ पे। मुझे सर्दी लग रही है भाई साहब, हर बंदे ने देखो आप, हर बंदे ने यहाँ पे जैकेट पहनी होगी, हर बंदे ने यहाँ पे जो ग्लव्स पहने होंगे सर्दी से बचने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सलमान खान बनकर घूम रहा हूँ। मुझे पता नहीं था भाई साहब, मैं ऐसे एरिया से आया हूँ जहाँ पे सर्दी का नामो निशान नहीं होता, और मैं पिछले 4-5 महीने से उन्हीं एरियाज में घूम रहा हूँ। मेरा दिसंबर ऐसे ही जा रहा था। ये क्या है भाई साहब, ये इनके वो पुराना कुछ है, इसकी कोई रेनोवेशन चल रही है। भाई मैं कसम के साथ कह सकता हूँ कि कल तक मेरा नेपाल आने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरे जहन मतलब मेरे प्लान में भी नहीं था कि मैं जाऊँगा, लेकिन अब नेपाल में हूँ और मुझे लग रहा है मेरा फैसला बिल्कुल सही है। भाई इधर कहीं जाके हॉस्टल है शायद, 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट भी नहीं है। अच्छा ऊपर टेरेस भी है, ज़बरदस्त। भाई ये हमारा हॉस्टल है, चेक करो। चलो उधर रूम देखें, ये हमारा रूम है, ज़बरदस्त। कौन सा बेड है मेरा? जो भी ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। चलो ठीक हो गया। सब इस तरह की भी डॉर्मेट्री रूम मुझे मिला, ये भी हॉस्टल का है। या शो वॉशरूम देख लें। भाई साहब वॉशरूम वगैरह भी दिखा दिया उसने मुझे। आप ही देखो, डॉर्मेट्री इस तरह के भी होते हैं भाई साहब, रूम में इस तरह के भी डॉर्मेट्री मिल जाते हैं, और वो भी इस व्यू के साथ। ये व्यू तो चेक करो कितना शानदार है, कितना शानदार व्यू है। पहाड़ पहाड़ पहाड़, वो दूर दूर तक आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो चेक करो। तो भाई साहब आज का ब्लॉग रखते हैं हम यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे एक नए खूबसूरत कंट्री से, कंट्री नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। और अगर आप इस चैनल को किसी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जब भी इसको सपोर्ट करें लाजमी अपना स्क्रीनशॉट और बहुत ही एक अच्छे कोड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसको वीडियो में लाजमी बता सकूँ। आपसे मिलकर खुशी।